मैं हूं अंजरुल बारी। इस वक्त रामपुर में हम हैं और रामपुर की जो सियासी नब्ज़ है उसको जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान यानी रामपुर की राजनीति को कवर करने वाले दो वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम यहाँ का जो सियासी गणित है उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे क्या कुछ तब्दीलियाँ होंगी और किस तरीके से चुनावों के अंदर जो ध्रुवीकरण की एक आशंका जताई जा रही है क्या वो भी देखने को मिलेगा। तो कई तरह के पहलू होंगे और साथ ही साथ ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से पूरे देश में एक नफ़रत की राजनीति का माहौल है क्या उसका भी यहाँ पर असर देखने को मिलेगा। तो मुद्दे कई होंगे। हमारे साथ ये दोनों खास वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सीधे हाथ पर यानी राइट साइड में हमारे तमकीन फैयाज साहब हैं जो कि रामपुर के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मुजस्सम खान साहब हैं, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं जो हमारे लेफ़्ट साइड में हैं। तो सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तमकीन हम आपके पास आएंगे और आपसे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रामपुर जिसमें कि 5 विधानसभाएं आती हैं और जाहिर है कि रामपुर शहर की सीट जहां से पिछले 45 साल से बराबर आज़म खान साहब और उनके परिवार का कब्ज़ा है। ऐसी स्थिति में हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि रामपुर की इन 5 सीटों को लेकर के क्या कुछ यहाँ की आवाम, क्या कुछ यहाँ की जनता के मन में आपको नज़र आता है। देखिए, रामपुर की जो आवाम है वो अपने मन की बात बताती नहीं है और इसका जो वोट है उस वोट की बहुत अहमियत है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक स्टूडेंट यूनियन का लीडर एएमयू का बेसरो सामानी की हालत में रामपुर आया और यहाँ आने के बाद में बरसों से जिनका यहाँ पे गलबा था, नवाब फैमिली थी, उनको उसने चुनौती दी और एक बार पहला चुनाव ज़रूर आज़म खां हारे, लेकिन फिर उसके बाद से जो चुनाव जीतना शुरू किए तो 9 बार विधायक रहे। हालांकि दरमियान में भी एक चुनाव उन्होंने लूज़ किया था 1996 में जिस तरह से, तो 9 बार विधायक रहे। उपचुनाव हुआ, उनकी वाइफ इस वक्त जो साबिका बल्कि अभी जो चल रही है विधानसभा उसमें भी एमएलए वो हैं। तो कुल मिला के उनकी फैमिली के ही हो रहे हैं। 5 विधानसभाओं की बात करें तो इनमें से जो नया परिसीमन हुआ, पहले 4 यहाँ पर थीं, तो रामपुर, बिलासपुर और मिलकशाबाद और आपके स्वार टांडा। तो एक चमरवा के नाम से नई विधानसभा बनाई गई। तो 3 विधानसभाओं पर आज की डेट में समाजवादी पार्टी का कब्जा है और 2 पर भारतीय जनता। इन 3 का अगर आप आबादी का तनासुब देखेंगे, जो परसेंटेज है उसमें 60% के अराउंड मुस्लिम पॉपुलेशन इन तीनों में, बाकी में 38, 39 इतनी है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये 3 विधानसभाएं जो हैं यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है और यहाँ से एमपी के लिए भी खुद इस वक्त आज़म खां यहाँ पर जो हैं एमपी हैं। इससे पहले नवाब फैमिली का कब्ज़ा था, फिर यहाँ पर जयप्रदा भी यहाँ से रही, मुख्तार अब्बास नकवी भी रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र शर्मा थे और नेपाल सिंह भी रहे हैं। तो कुल मिला के ये ध्रुवीकरण की अगर आप बात करें तो ये इस तरीके से बंटवारा हो जाता है कि 3 विधानसभा पे समाजवादी चली जाती है और 2 पे बीजेपी। बिल्कुल, हम ध्रुवीकरण को और बेहतर तरीके से आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे साथ मुजस्सम भी है, मुजस्सम आपसे एक चीज़ समझना ये चाहेंगे कि जिस तरह से ये रामपुर की ख़ास तौर से जो शहर की सीट है उसको लेकर के ये कहा जाता है कि यहाँ पर व्यक्तित्व को लेकर के लोग वोट करते हैं, शख्सियत को लेकर के लोग वोट करते हैं, आप इसे किस तरह देखते हैं?
देखिए, जिस तरीके से जो शहर विधानसभा चुनाव का पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पहले आज़म खान साहब जनता दल से चुनाव लड़े और उसके बाद उन्होंने चुनाव जीता और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी बनी, वो फाउंडर मेंबर बने उसके, और उसके बाद जो है ये सिलसिला चलता रहा उनका जीत में। हालांकि 1996 में ज़रूर उनको हार का मुंह सामने देखना पड़ा था, अफरोज़ अली खान से जो है चुनाव हारे थे। लेकिन जिस तरीके से जो अब माहौल है, माहौल के हिसाब से जाहिर बात है ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा? जी, जिस तरीके से अगर हम मौजूदा हालात में जो राजनीति है, जो सियासत है, अगर उस पर हम बात करें, तो जिस तरीके से कई कई साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को संभाला और उसके बाद आज जो है उस तरीके का कहीं ना कहीं, चाहे दबे अल्फाजों में मंदिर का मामला चल रहा है, मस्जिद का मामला चल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं अट्रैक्शन ज़रूर है दोनों समाज के बीच में। बिल्कुल, आपको लगता है कि ध्रुवीकरण में जो है ये चुनाव जाएगा? तमकीन, एक चीज़ आपसे ये समझना चाहिए, जैसा कि मुजस्सम साहब का साफ तौर पे ये मानना है कि ध्रुवीकरण होगा। अगर ध्रुवीकरण होता है तो अगर इन ख़ासतौर से जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, शहर की जो सीट है, अगर उसकी हम बात कर लें, यहाँ की तस्वीर क्या कुछ दिखती है आपको? देखिए, आपने जो बात कही ध्रुवीकरण, ये जो होता है वो काय पे होता है? एक धुरी होती है ना, उसी पर तो ध्रुवीकरण होगा। तो रामपुर की सीट अपने आप में एक धुरी है, खासकर पश्चिम यूपी की। पूरे चुनाव इससे असरअंदाज होती है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के भी कह सकते हैं, सभी की निगाहें इस सीट पे लगी हुई हैं। और इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे गृह मंत्री जी की तकरीरों को सुनिए। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि आज़म खां को मुरादाबाद जब वो आए थे तो आज़म खां का नाम लेके कहा कि आज़म खान जी को अगर जेल में रखना चाहते हो या बाहर निकालना चाहते हो, इस आधार पे वोट मांगा उन्होंने। यानी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को डे 1 से, यानी फर्स्ट डे से ही ध्रुवीकरण के रुख पर ले जा रही है। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो भाई ने कहा कि मंदिर की बात है, मंदिर की कहाँ बात है? मुझे तो नज़र नहीं आई इस चुनाव में कोई मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगा जा रहा, अब नहीं मांगा जा रहा। अब वोट जो अभी तक के चुनाव में हमने जो, मैं समझता हूँ मोदी जी के बाद फिर अमित शाह जी हैं जो टॉप, और अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत बड़ी बात है उनकी। तो उन्होंने दो जगह जिक्र किया। एक पश्चिम यूपी में उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो जयंत चौधरी हैं, अगर ये सरकार बनेगी तो आज़म खां आ जाएंगे और जयंत चौधरी को हटा देंगे। तो वो भी, मतलब मेरी बात आप समझिए कि कितनी इम्पोर्टेंट सीट है कि देश का, राष्ट्र का के इम्पॉर्टेंट सीट है। इसी वजह से बिल्कुल, चूँकि बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि चूँकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीट है, इसीलिए हम हॉट सीट का एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर है कि जिस तरह की बयानबाजी ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ दौरे पर पहुँचते हैं वो कर रहे हैं, या फिर गृह मंत्री अमित शाह जब पहुँचते हैं वो कर रहे हैं, तो साफ संकेत है। लेकिन अगर शहर की पूरी तस्वीर को हम देखते हैं, एक तरफ पॉपुलेशन अगर मुस्लिम की देखी जाए तो कहीं ना कहीं 60% मुसलमानों की आबादी यहाँ पर दिखती है, और उसी के हिसाब से अगर हम दूसरे समुदाय को देखते हैं तो वो 60 और 40 का एक तरह से रेशियो यहाँ पर नज़र आता है। ध्रुवीकरण होगा तो वो किस तरह से वोट में कन्वर्ट हो पाएगा, ये हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, अगर आप देखें कि जब जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से सीट निकाली है तो उन मौक़ों पर कोई बड़ा नेता यहाँ पर नहीं आया प्रचार के लिए। और लगभग, जैसे मैं नेपाल सिंह जी की ने लास्ट टाइम एमपी में जीते थे, अब इस वक्त जो 2019 में आज़म खां जीते हैं, 2014 में डॉक्टर नेपाल सिंह यहाँ से एमपी थे। उस टाइम एक भी
नेशनल लीडर रामपुर ज़िले में नहीं आया था। अब बिल्कुल साइलेंट माहौल था, किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि नेपाल सिंह जीत सकते। हर आदमी ये समझ रहा था कि ये तो पता नहीं डमी है क्या है, लेकिन वो विनिंग थे। तो जो पोलराइजेशन है, समझे आप, उसके बजाय ओवैसी साहब हैं, खुद रामपुर में कांग्रेस, इसके अलावा और बहुजन समाज पार्टी, ये सब लोगों ने मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े किए। पोलराइजेशन नहीं हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो नताइज। तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? जी, ये नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो नतीजे बदल जाएंगे। नहीं, खुल के इस चीज़ को ज़रा समझाइए कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और जैसे आपने कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट मुस्लिम फेस, आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट मुस्लिम फेस, उसी तरह से कांग्रेस की तरफ से भी जो है एक लहीम शहीम एक वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है, वो भी जो फेस है वो भी एक मुस्लिम फेस है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो सीधे तौर पे ये माना जा सकता है कि फ़ायदा कहीं और हो रहा है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पिछले उपचुनावों में, जो रामपुर नगर का उपचुनाव हुआ था, तो जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, बूथ्स हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा, मतलब कई जगह तो 95% तक मुस्लिम पॉपुलेशन है, उन बूथों में से 20 से 22 हज़ार वोट मिला था शहर रामपुर में उपचुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को, मुस्लिम कैंडिडेट को। हाँ, मुसलमानों की तरफ से मुसलमानों का वोट मिला, मुसलमानों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। अब क्या वो लोग अपने स्टैंड पे कायम रहते हैं, या वो लोग इस ध्रुवीकरण में आने के बाद में समाजवादी पार्टी की तरफ बह जाते हैं, या वो लोग, जाहिर है कि वो आजम खान से कहीं ना कहीं मुत्तफिक नहीं होंगे, तो क्या वो लोग कांग्रेस की तरफ जाएंगे, नवेद मियां को का दामन थामेंगे, नवाब फैमिली के हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। ये कई फैक्टर हैं, लेकिन अवामी तौर पे जो एक हवा होती है, एक सिंपैथी वेव है, कि जाहिर है कि आज 2 साल में चंद दिन बाकी रह गए हैं, आजम खान सीतापुर जेल में हैं। ऐसे में कई ऐसे भी लोग हैं जो उनसे नाराज़ थे, लेकिन आज वो समझते हैं कि उनको जो सज़ा मिली या तकलीफ़ हुई या उनके ऊपर जो ये कार्रवाइयाँ हुई, उसके बाद उनकी नाराज़गी या एक तरह से आपको कहीं ना कहीं सिंपैथी दिखती है कि कुछ लोगों के अंदर सिंपैथी भी होगी। तो वो जो सिंपैथी है, अगर वो बन के आती है तो वो बड़ी चीज़ है, और अगर नहीं हुई तो आप ये भी मान के चलिए कि आज़म खान जिस तरीके से एक अच्छे चुनावी मैनेजर थे, जिस तरीके से उनको हर आदमी से एक अपनी इंटरेक्शन था, हर आदमी की सूझबूझ थी, किससे कैसे बात करना है, ठीक है, उनको मैं आपको एक बात और बताऊं कि मैंने अभी एक बात कही थी कि 20 से 22 हज़ार वोट जो मुस्लिम पॉपुलेशन का भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिला, और आज़म खान साहब की बेगम डॉक्टर तज़ीन फातिमा सिर्फ 7,000 वोटों से जीती। तो इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो हिंदू इलाके, वहाँ पे आज़म खान को वोट मिला था। ये भी काबिल गौर है, इस पे भी ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमानों ने बीजेपी को दे दिया। अगर ऐसा ही हुआ होता तो फिर सीट बचाना मुश्किल थी, लेकिन अगर वो जीते, खुद आज़म खान को उनके टाइम में जो 2017 में चुनाव हुआ, उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में हिंदुओं ने वोट दिया। उनकी वाइफ की ये जो जीत है, उसमें अगर मुसलमानों का वोट कटा तो उनका मिला। मतलब ये कि ये माना जा सकता है कि अगर ध्रुवीकरण होता है
और ख़ास तौर से रामपुर शहर की सीट पर होता है और सिंपैथी कार्ड जैसा कि समाजवादी पार्टी खेलने की इस वक्त कोशिश कर रही है, अगर इसका असर होता है तो कहीं ना कहीं आज़म खान साहब की जो सीट है वो एक बड़े मार्जिन के साथ जो है आगे जा सकती है। लेकिन अगर ध्रुवीकरण होता है तो नुकसान पहुंच सकता है। इस तरह की आपकी मानना आप सोच रखते हैं। लेकिन हम आपसे मुजस्सम एक चीज़ ये समझना चाहेंगे कि जनरली जो इस तरह से ये कहा जाए कि विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के लड़े जाते हैं, उसमें राष्ट्रीय मुद्दे नहीं होते हैं। लेकिन रामपुर की अगर स्थिति को हम देखें, यहाँ पर जो समस्याएं हमने देखी, सीधे तौर पर शिक्षा की समस्या को लेकर हमने समझने की, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। साथ ही साथ हमें ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं बेरोज़गारी, महंगाई ये अहम मुद्दे हैं। लेकिन क्या वजह है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं फ़िलहाल वो इन जो बेसिक मुद्दे हैं रामपुर की जनता के उस पर बात करते हुए नज़र नहीं आते हैं। सीधे सीधे साफ तौर पर जो एक ध्रुवीकरण की या जिस तरह की राजनीति इस वक्त पूरे प्रदेश में हो रही है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। जी, जिस तरीके से आपने विकास के मुद्दे की बात की तो जाहिर बात है बहुत अच्छी बात है आपकी। और ये जो मामला है, अगर मैं किसी तरीके से अगर विकास का मामला देखा जाए तो रामपुर के अंदर जब आज़म खान मिनिस्टर थे तो बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ, सड़कें चौड़ी हुई, सौंदर्यकरण हुआ, गांधी समाधि है। लेकिन लोगों को तो रोज़गार नहीं मिला। जी, रोज़गार जाहिर बात है कि आपको बहुत अच्छा सवाल है कि अगर रोज़गार तो 90 के बाद से लगभग रामपुर के अंदर जो है छिनना शुरू हो गए थे। जो फैक्ट्रीज़ थी यहाँ पर, और कानपुर के बाद रामपुर का नंबर आता था, वो कहीं ना कहीं एक गर्द, सियासत की गर्द में दफन होकर रह गई। और जो ज़रूरत थी रामपुर को रोज़गार की वो यहाँ पर नहीं मिल पाया। आज की तारीख में अगर रामपुर को अगर आप देख सकते हैं तो चार्जिंग की रिक्शा, जो कारचौब है, दरदोजी का काम है, वो भी उस पैमाने पर नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी से तो लोग ज़रूर जूझ रहे हैं। क्या वजह है कि ये मुद्दे नहीं बन पा रहे? जी देखिए, जिस तरीके से अगर शहर विधानसभा की सीट की अगर हम बात करें तो 3 कैंडिडेट्स हैं भारतीय जनता पार्टी से कि जो कैंडिडेट्स हैं तो वो आकाश सक्सेना उर्फ हनी हैं, और उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी से नावेद मियाँ हैं, और फिर उसके बाद तीसरे आज़म खान साहब हैं, वो जेल के अंदर हैं, उनकी गैर मौजूदगी है यहाँ पर। लेकिन इन सब के बीच इन तीनों में आपस में पर्सनली रंजिश भी है जो आज अदालत की चौखट तक पहुँच चुकी है। पहले ये सियासी रंजिश हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में पर्सनली रंजिश भी हो चुकी है। तो ये चीज़ अगर पर्सनली रंजिश है तो फिर ये चीज़ कहीं ना कहीं जाके जब ध्रुवीकरण की स्थिति बनेगी या चुनाव के लिए लोग मतदान करने जा रहे होंगे, उनके जहनों में ये चीज़ें होंगी। जी देखिए, जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं यहाँ पर, तो कांग्रेस में जो नावेद मियाँ हैं वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं उनके बेटे स्वार टांडा विधानसभा सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपना दल एस, जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, उससे लड़ रहे हैं। तो जो ध्रुवीकरण होना चाहिए, जिस तरीके से ये मुद्दे रखने चाहिए, उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। और जैसे जैसे कांग्रेस प्लस होगी वहाँ कहीं ना कहीं आज़म खान को नुकसान ज़रूर होगा। क्यों? और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं आकाश सक्सेना को, अगर वो जो पिछले चुनाव में जो जैसे कि तमकीन भाई ने अभी कहा, जो भी उपचुनाव हुआ था और उसको बड़ा एक रेशो जो था और मतलब बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को जो यहाँ से वोट मिला था, मुस्लिम्स का भी और हिंदू समाज का भी वोट मिला था। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो अपने वोट को रोकते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर होगा और रिज़ल्ट कुछ और भी निकल सकता है। बिल्कुल, रिजल्ट कुछ और निकल सकता है। तमकीन, एक बात जैसे मुजस्सम साहब ने एक बात बड़ी दिलचस्प कही कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को उसका शहर में नुकसान पहुंच सकता है और भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा हो सकता है। आपसे इस चीज़ को अगर हम समझना चाहें तो आप क्या कहें? जी देखिए, ये बदनसीबी है रामपुर की। यहाँ मुद्दा जैसे इन्होंने बताया वो रंजिश है, आधार ही रंजिश है। चुनाव लड़ने का के पीछे सोच ही रंजिश की। आज़म खान चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा सियासी रंजिश रहा करती थी और वो
ऐसी रंजिश है कि जिसको आप पीढ़ी दर पीढ़ी अब नज़र आ रही है। ख़ुद नवेद मियाँ आज़म खां के मुकाबले पहली बार हैं। कभी इन लोगों ने अपना आमना सामना नहीं किया। सियासी न दोनों अलग अलग थे, अलग अलग ताकतें थीं, लेकिन नवेद मियाँ लड़ते थे स्वार से तो बिलासपुर थे, आज़म खां यहाँ लड़ते थे, कभी सामना नहीं किया इन्होंने। आज नवेद मियाँ आज़म खां के सामने ताल ठोके खड़े हुए हैं और उनके बेटे आज़म खां के बेटे के सामने हैं। तो ये इस तरीके का मिजाज जो है। दूसरी बात, आकाश सक्सेना जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में आम चर्चा थी कि वो चंद्रवा से चुनाव लड़ने वाले हैं। उनकी वहाँ पे अच्छी खासी मेहनत भी थी, लेकिन अचानक उनको टिकट दिया गया रामपुर नगर से। इसके पीछे कोई लॉजिक समझ में तो आई है लोगों के जो सियासी नज़र रखते हैं। बस एक बात कही जा रही है कि साहब ये वो शख्स हैं जिनकी वजह से आज़म खां आज सलाखों के पीछे है, क्योंकि लगभग 103 मुकदमे आज आज़म खां के ऊपर दर्ज हैं। उनमें से 81 मुकदमे जिनमें सीधे तौर पे वादी आकाश सक्सेना हैं या उसके पैरोकार आकाश सक्सेना। तो अगर आप पार्टी के मिजाज को भी देखें, क्या आखिर किस बुनियाद पे टिकट दिया गया, तो वहाँ भी आपको नज़र आएगा कि उसमें भी कहीं ना कहीं रंजिश को उन्होंने क्रेडिबिलिटी दी कि हाँ भाई रंजिश है तो तुम्हारी कोई मतलब हक बनता है चुनाव लड़ने का। तो यहाँ मुद्दा मैंने अर्ज़ किया कि जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी है, आपने यहाँ पर 2 दिन रह के कवर किया, जलसे देखें। क्या आपने कभी सुना कि समाजवादी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही, उसमें पेंशन की बात कही, उसमें और मुद्दे कहे, कर्ज माफ़ी की बात कही, किसान को बिजली फ्री देने की बात कही, लेकिन रामपुर में तो सुनने को भी नहीं मिला कभी इस बारे में। रामपुर में ये चीज़ें जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको सुनने जो ये जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए वो सुनने का मौका नहीं मिला। लेकिन मुझे सब एक चीज़ हम आपसे और समझना ये चाहेंगे कि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा पूरा ख़ास तौर से जो वेस्टर्न यूपी का पूरा इलाका है उसमें साफ़ तौर पे जो किसान था सड़कों पे नज़र आया, और ख़ुद रामपुर के नज़दीक का एक किसान जिसकी दिल्ली में जो है मौत हुई थी। आपको लगता है कि ये जो किसान आंदोलन था इसका भी कुछ असर दिखेगा? जी देखिए, जिस तरीके से हम किसान आंदोलन की बात करते हैं तो उसका बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ये हमारे यहाँ जो तहसील है बिलासपुर और विधानसभा भी है, वहाँ के जो किसान की वहाँ पे मौत हुई थी, और उस टाइम जब धरना चल रहा था बॉर्डर पर किसानों का, तो उस टाइम में बहुत बड़ा मुद्दा बना। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आने के बाद और उस बिल को वापसी की जो घोषणा की गई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक उफान था वो कुछ ना कुछ थमा है और तूफान था। अब ये बात अलग है कि जब वोटिंग होगी तो उसके नताइज क्या निकलेंगे, लेकिन जिस तरीके से शुरू में जो विरोध देखने को मिल रहा था जो लगभग 1 साल तक चला, तो उसका उस टाइम में अगर चुनाव अगर होता तो हालात कुछ और हो सकते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो लोगों के दिलों के अंदर है वो चीज़, अब ये जो उनका विरोध है जो दिलों के अंदर है वो वोट में किस तरीके से तब्दील होगा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा या बराबर रहेगी वहाँ की जो सीट है। क्योंकि वहाँ पर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख चुनाव मैदान में हैं, वो सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत अच्छा इलाका है वो जो रामपुर का। उसे सही मायनों में अगर ये कहा जाए कि आर्थिक तहसील अगर बेहतरी के तौर पर देखा जाए तो वहाँ पर बड़े बड़े फार्म हैं, बहुत बड़े बड़े किसान। इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने चूँकि तीनों जो विवादित कृषि कानून थे उनको एक तरह से वापस लिया, उस बिल को वापस लिया,
और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ तौर पे ये कहा था कि हम जो सरकार के फैसला है, सरकार का निर्णय है, इसको लेकर के समीक्षा करेंगे। और फिलहाल जो समीक्षा किया तो उसमें उनको ये लगा कि जो डिमांड्स थी किसानों की वो फिलहाल मानी नहीं गई, जिसके बाद एक बार फिर से किसान आंदोलन की राह पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि अभी वो चीज़ें जो है ख़त्म हो गई हैं या उसका असर देखिए, जिस तरीके से जो वहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा था, जो रामपुर के बड़े बड़े किसान वहाँ पर बैठे थे, तो जो उनकी बातें हुआ करती थी मीडिया के माध्यम से, जो छोटे किसान होते थे जो खेतों में काम किया करते थे उन तक पहुँचती नहीं। अब क्या है कि वो किसान आंदोलन थम चुका है, तो वो जो मुद्दे हैं वो छोटे किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी में बढ़ रहे हैं, तो उसका जो है ख़ास असर निचले लेवल पर वो कहीं कम ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, उनका ख़ास असर कम ही दिखेगा। लेकिन हम तमकीन आपसे एक आखिरी सवाल समझना चाहेंगे कि जिस तरह की स्थिति है इस वक्त, अगर आपसे नेट सेल में इस पूरी सीटों को जो है समझने की कोशिश करें, किसको फ़ायदा किसको नुकसान, स्टेट फॉर्मेट में आप क्या कहें? देखिए, आप जब सफ़र करते हैं, दिल्ली से आप आए हैं यहाँ तक, तो अक्सर आपने एक सुनने को मिला होगा कई घटनाएं ऐसी कि भाई जहर खुरानी हो गई। कई बार बस से उतरे होंगे, आपको कोई आदमी पड़ा हुआ मिला होगा, बेहोश होगा, थोड़ी देर बाद उसे होश आया, पुलिस आई, ये वो, क्या हुआ कि सब सामान चोरी हो गया मेरा। अरे भाई कैसे? मैं ठीक तो बैठा था, दिल्ली से रामपुर के लिए आ रहा था, यहाँ तक तो ठीक था। एक किसी आदमी ने मुझे कोका कोला की या कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल दी थी, इतना याद है बस, इसके बाद याद नहीं। तो एक तड़का है, एक गोली है नशे की, वो धर्म। ये नशे की गोली कौन? ये आप भी समझ रहे हैं, एक वो जो धर्म का तड़का है। अगर वो गोली काम करेगी तो नतीजे कुछ और होंगे। और अगर मुद्दे याद रह गए पब्लिक को वोटिंग के टाइम कि लाशें गंगा में बही थी, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, आज सबसे ज़्यादा है, तेल जो 60 रुपए था वो 200 रुपए को है खाने। लेकिन तमकीन मसला यही है कि चूंकि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो गोली असर कर रही है। अगर वोटिंग के टाइम तक वो गोली का असर बरकरार रहा, वो नशे की, तो नतीजे वही होंगे जो आप देख रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं, जो मैं समझता हूँ आपके जो सर्वे आ रहे हैं उसमें भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और अगर वो नींद टूट गई, क्योंकि जो नशा जिसको दिया जाता है ना, लुटता भी वही है। जो यात्री होश में होते हैं वो नहीं लुट पाते। तो बड़ी तादाद आज के टाइम पे अपने गम, किसान अपने गम भूल रहा है, किसान अपना दर्द भूल रहा है, और वो फिर कन्वर्ट हो जा रहा है उन नारों में। अगर वो चीज़ें असर नहीं करेंगी तो नतीजे कुछ और होंगे। अगर उन चीज़ों का असर अंदाज हो गया वोटिंग वाले दिन तक, तो सिंपल है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तमकीन फैयाज़ और मुजस्सम, जो कि साफ तौर रामपुर के वरिष्ठ पत्रकार थे, जिनका साफ तौर पर यही मानना है कि अगर ध्रुवीकरण की राजनीति कामयाब हो जाती है या फिर धर्म की राजनीति का जो एक तरह से अफ्यून के तौर पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर उसका असर होता है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जनता में एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बदलाव देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। फ़िलहाल इस मुलाकात में इतना ही, इजाज़त दीजिए।